जी नमस्कार। अ, अशोक जी पे बात करने के लिए ये मौका अर्पण जी ने दिया, जनसुलभ पुस्तकालय के संयोजक। तो सबसे पहले तो उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव आता है, और कृतज्ञता का भाव क्या आता है, हम काफ़ी कृतज्ञ ही हैं। तो इसके पहले अशोक जी पे उनके जानने वाले, उनके निकट के, उनके आत्मीय कई लोगों ने बहुत कुछ कहा। मैं भी जब सोचता हूँ कि अशोक जी के बारे में क्या बोलें, एक बोलना है तो क्या बोलना है, तो इस प्रक्रिया में या इस दौरान जो बातें मन में आती रहीं, कुछ बातें, उनमें से कुछ बातें आज मैं ठीक है, कुछ तकनीकी अक्षमता के कारण मैं तो इस मामले में अशोक जी का चेला ही हूँ। तो काफ़ी लोगों को शायद परेशानी हुई, हम वक्त पे शुरू भी नहीं कर पाए। तो खैर शुरू करते ही हैं। ठीक है, चलो। अशोक जी के बारे में बात करते हुए, या अशोक जी के बारे में सोचते हुए, या ये सोचते हुए कि नए लोगों को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने अशोक जी को देखा नहीं, जाना नहीं, उसको यदि उसे अशोक जी के बारे में बताना हो तो क्या बताएंगे। और जैसा कि सब लोगों के अनुभव में है कि वो एक विरल व्यक्ति थे, उनके बारे में बताया नहीं जा सकता कि वो क्या थे। तो मैं आज कई सारे किस्से सुनाऊंगा अशोक जी के, और उन किस्सों में ही अशोक जी जो उजागर होंगे, तो वो एक तरह का उनका प्रकट होना होगा। सबसे पहले शुरू करता हूँ एक बिल्कुल नए किस्से से, जिसका संबंध अशोक जी से है भी नहीं भी। अभी हाल में साल भर हुआ, हमारे एक नए दोस्त हुए, राजू प्रसाद, हमारे यहाँ कांचरापाड़ा में ही रहते हैं। तो एक स्कूल चलाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, संगीत में उनकी दिलचस्पी है, और चित्रकारी करते हैं। तो ये किस्सा मैं क्यों सुना रहा हूँ, एक दिन हमारे यहाँ आए तो उन्होंने अशोक जी की तस्वीर देखी हमारे यहाँ, और पूछा ये कौन है। तो मैं अशोक जी के बारे में बताने लगा, और बार बार हिचकते हुए और
और ये कहते हुए कि उनके बारे में क्या बताऊं, कैसे समझाऊं। और ये सिलसिला चल निकला। उनकी दिलचस्पी और उनका आग्रह, उनकी जिज्ञासा अशोक जी के बारे में बहुत ज़्यादा हुई। धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि जो हम सोचते हैं कि हम अशोक जी के बारे में बता नहीं सकते, राजू ने मुझे कहा कि मैं कुछ कुछ समझ पा रहा हूँ, आप इस दुविधा में न रहें। तो मुझे सच में ये हुआ कि हम कहीं से भी शुरू करें, कुछ भी ये करें, बाकी काम तो अशोक जी खुद कर लेते हैं। वो अशोक जी की ही ताकत है कि बस उनके किस्से सुनाते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए। आपका जो अशोक जी, आपके भीतर जो अशोक जी हैं, आपके भीतर जो उनका हिस्सा है, उसी उस टुकड़े को ही आप सामने रखिए, तो बाकी काम खुद अशोक जी कर लेते हैं। सामने वाला समझ जाता है कि वो क्या थे। तो ये तो एक बिल्कुल एक शुरुआती एक भूमिका जैसी बात हुई जो राजू का किस्सा मैंने सुनाया। लेकिन मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि अशोक जी कहाँ से पैदा हुए, या ये जो विरलता है, या ये जो उनकी अद्वितीयता है, वो कहाँ से आती है। ऐसा तो है नहीं कि वो कई शून्य में पैदा हुए। उनके पूर्ववर्ती कौन थे, तो फिर दिखाई पड़ता है उनके पूर्ववर्ती कितने लोगों को आप देख सकते हैं, जिसमें गांधी हैं, जिसमें जैनेंद्र हैं, जिसमें टॉल्स्टॉय हैं, जिसमें जयप्रकाश हैं, जिसमें उनके पिताजी हैं, और अनाम सैकड़ों लोग। लेकिन सैकड़ों क्या, हजारों। लेकिन एक किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको उनके दादाजी का। अच्छा, आगे हम ये भी बताएंगे कि एक तो कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि मेरा और अशोक जी का जो रिश्ता रहा, और अशोक जी से बाकी जिन सबका जो जो रिश्ता रहा, अशोक जी जैसे कहते हैं ना कि वो अपने अपने राम, तो सबके अलग अलग जो अशोक जी हैं, हम जब उनकी बात करेंगे ना, तो एक 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 वो सारे, मतलब वो कोई सबके जो अशोक जी हैं, वो कोई किसी का अधूरा नहीं, अधूरा और पूरा की बात नहीं है। यहाँ सारे हिस्से मिलके एक एक अशोक जी को अलग अलग तरह से देखने समझने में की दृष्टि बनेगी, या समझ सकते हैं, जान सकते हैं उनको। मैं अभी उनके दादाजी का एक किस्सा बताता हूँ। इस दादाजी के प्रकरण पर एक और बात याद आती है। मैं अक्सर अशोक जी को कहता था कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके जीते जी मरूं। और ये बात थोड़ी सी चुहल में, थोड़े मजाक में, तो उसका कारण ये है, मैं ये कहता था कि मेरी इच्छा ये होती है कि मैं आपके जीते जी मरूं, क्योंकि आप के साथ में जो भी आया, आपके निकट, आपके दोस्त, आपके परिचित, उनकी मृत्यु के बाद आपने उन पर लिखा जरूर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझ पे लिखें। और तो हंसते भी थे, लेकिन मैं ये भी कहता था कि और आपकी ऑबिचुरी अगर मुझे लिखनी हो तो मैं एक किस्से से शुरुआत करूँगा। तो वो किस्सा मैं बताता हूँ। उनके दादा नथमल सेक्सेरिया थे, नवलगढ़ से कलकत्ता आए थे। जब इनके पिता की उम्र 9 या 10 साल रही थी होगी, तो दादाजी गुजर गए। दादाजी के गुजरने का किस्सा बहुत ही एक सुंदर प्रेम का और इसका किस्सा है। और जब हम अशोक जी के पूर्ववर्ती की तलाश करेंगे कि अशोक जी के पूर्ववर्ती उनकी क्या धारा रही, तो उसमें ये किस्सा हमें काफ़ी मदद करता है। नथमल सेक्सेरिया बड़ा बाजार में जब कलकत्ते में जब प्लेग फैला,
तो बड़ा बाज़ार उजाड़ हो गया, सारे लोग कलकत्ता छोड़ के भाग रहे थे। इनके साथियों ने भी कहा कि चलो चलो चलते हैं। इनके एक साथी को प्लेग हो गया था। उन्होंने बाकी अपने साथियों को कहा कि मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, और अपने उसी साथी की सेवा करते, एक परित्यक्त प्लेग के रोगी की सेवा करते, उनको भी प्लेग हुआ और वो गुजर गए। अशोक सक्सेरिया नथमल सक्सेरिया के पोते हुए। तो मैं उसमें गांधी है, जयप्रकाश का जिक्र इसलिए मैं कर रहा था, तो अभी बालेश्वर जी उस दिन वो कह रहे थे कि वो चादर उड़ाने का जो किस्सा बालेश्वर जी ने सुनाया कि रात को सोते समय जब चादर उनके शरीर से गिर जाती थी तो वो बहुत करीने से कोई एक दूसरी चादर उड़ा देते थे। चादर उड़ाने का तो अनुभव उनके यहाँ रात को सोने वाले सारे लोगों को होगा। तो ये जयप्रकाश जी का जब हम किस्सा सुनते हैं तो जयप्रकाश जी भी, उनको भी जो उनके जो मेहमान होते थे उनको वो चादर उड़ाते थे। अशोक जी के बाबूजी के भी बारे में हमने सुना है कि उनको भी, वो भी चादर उड़ा दिया करते थे। ये चादर उड़ाना मतलब ये जो एक इतना ध्यान, इतनी हिफाजत, खैर ये तो एक यूं ही एक थोड़ा इशारा भी है कि हम उनके पूर्ववर्तियों को, मतलब वो जो धारा है ना जहाँ से अशोक जी आते हैं, उस धारा को समझना काफ़ी ज़रूरी भी होता है, क्योंकि कुछ भी शून्य में नहीं है। ये समझ तो बहुत ज़रूरी समझ है। अब मैं 3-4 अशोक जी के बचपन के किस्से सुनाता हूँ। अच्छा, उसके पहले तो ज़रा सा वो भी बता देना उचित ही लग रहा है कि मेरे से अशोक जी का कैसे संबंध हुआ। कांचरापाड़ा से भोला प्रसाद सिंह कर्ण नाम से एक पत्रिका निकालते थे और मैं भी उस पर जुड़ा हुआ था। तो उसके लिए अशोक जी एक लेख लिख रहे थे और मैं उन दिनों भारतीय भाषा परिषद में की लाइब्रेरी में जाया करता था। तो मुझे भोला जी ने कहा कि परिषद जा रहे हो तो अशोक जी से वो लेख लेते आना। तो बालेश्वर जी से पूछ के मैं पहली बार उनके घर गया और उनसे, तब मेरी उम्र 19 साल का था मैं, और तो उस में अशोक जी ने फिर वो लेख दिया और फिर जो बातें होती हैं, जो उन्होंने बहुत सारी जिज्ञासाएं, और फिर उसके कुछ दिनों के बाद उषा गांगुली का एक नाटक हम कांचरापाड़ा में करवा रहे थे, लोक कथा। तो हम कई दोस्तों को उषा जी ने कहा कि महाभोज का मंचन होगा कला मंदिर में, तो आप आ जाएं वहाँ देखने। तो हम लोग कला मंदिर में गए हुए थे, बाहर ऐसे ही चाय पी रहे थे तो देखा कि अशोक जी रास्ता क्रॉस करके वो हाथ में एक पैकेट लिए हुए हैं जिसमें धुले हुए कुछ कपड़े, और तो देख के फिर तो उनको ये इतना आश्चर्य हुआ कि 40-50 किलोमीटर दूर से ये 4-5 नौजवान जो हैं वो कलकत्ता यहाँ नाटक देखने आए हुए हैं। तो हम सब लोगों को उन्होंने चाय पिलाई और खूब बातें की,
और उसके बाद सिलसिला ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी ही उनसे मिलने जुलने का सिलसिला काफ़ी बढ़ गया। और उसके बाद तो ये हुआ कि कोई बात हुई होगी, अशोक जी अक्सर मुझसे कहने लगे कि अब रात को रुक जाइए, हम बातें करेंगे, बहुत सारी बातें। तो पहली रात जब मैं उनके यहाँ रुका तो ये अनुभव बहुत ही गजब का था। हम रात भर बात करते रहे, और हम क्या बात करते रहे, अच्छा एक बात ये भी है कि उनके बारे में जब भी सुनता हूँ तो कि वो लोगों की बहुत सुनते थे, बहुत ये करते थे, पर मेरे साथ उनका जो संबंध बना, वो बहुत बोलते थे, केवल वो बोलते थे, मैं सुनता था। इसलिए रात भर बात हो सकती है, रात भर कोई 2 जन 4 जन बैठ के बात कर सकते हैं। ये हम जैसे युवक के लिए तब एक अद्भुत अनुभव था कि रात भर बात होती है। और उसके बाद तो रात भर बातों का सिलसिला यूँ चला कि जब तक सामने रहे, अगर सामने न भी हो तो हम फ़ोन पे बात करते थे। तो ये सब मैं सुना इसलिए रहा था कि जो बहुत सारे कई किस्से अभी मुझे सुनाने हैं, तो उन्हीं बातचीत में ये सारे किस्से और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैं बहुत ही बेतरतीबी से कुछ बातें शायद कर भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो तो अशोक जी की ही ताकत है। मैं कुछ भी बोलूँ तो आप समझ ही लेंगे कि वो क्या बात कहनी है। जो 2-3 किस्से मैंने चुने हैं आज बताने के लिए, उन्हें आपको सुनने से ज़्यादा देखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि उसमें मैं अशोक जी की 2-3 निगाहों का चित्र देखता रहा हूँ अक्सर, जब भी मुझे वो किस्से याद आते हैं। तो किस्सों को शब्दों में सुनने के बजाय आपके भीतर, हमारे भीतर जो एक अपनी फिल्म देखने की जो क्षमता है, उस क्षमता को यहाँ काफ़ी लागू करना होगा, क्योंकि खास करके उसमें देखने की जो भंगिमा है, देखने की जो आँख की जो भंगिमा है, उसका जिक्र है। और ये उसमें दो किस्सों में तो अशोक जी अक्सर ये कहा करते थे कि वो आँख मुझे आज भी याद आती है, वो आँख मुझे आज भी याद आती है। पहला किस्सा मैं सुनाता हूँ। अशोक जी टेबल टेनिस, अच्छा ये तो सब लोग जानते हैं कि वो खेलों में उनकी गजब की दिलचस्पी का गजब का प्रेम था उनका। तो टेबल टेनिस में अंडर 19 में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। हावड़ा में मैच हो रहा था, तब इनकी उम्र 15-16 थी, और जो ओपोनेंट, जो दूसरा प्लेयर था, वो 18-19 का था। ये काफ़ी बच्चे थे, और बच्चे दिखते भी थे। तो उस मैच में थोड़ा सा कुछ किसी क्षण में जो रेफरी था उसने इनको थोड़ी सी छूट दी, मैंने इनके पक्ष में, इनके फेवर में कुछ निर्णय दिया जो गलत था। और उसके बाद वो मैच जीत गए अशोक जी, और जो इनका प्रतिद्वंदी था वो हार गया।
हारने के बाद अशोक जी कहते थे कि उसने जिस तरह से वो मुझे जिस तरह से देखता रहा, उसका देखना मुझे आज भी याद आता है। और आज भी का मतलब 80 साल की उम्र तक। तो ये जो उसको उन्होंने याद रखा, ये उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष है ना। इसलिए मैं ये किस्सा सुना रहा था कि उनको ये भी मालूम ये मालूम था कि मेरे साथ मैंने मेरे पक्ष में जो रेफरी ने फैसला दिया वो मेरे पक्ष में और उसके खिलाफ था। दूसरा किस्सा, उसमें भी आपको वो अपने जो फिल्म देखने की जो ताकत है उसको काफ़ी यहाँ उसका काफ़ी इस्तेमाल करना होगा। इनके साथ बड़ा बाजार में ये पढ़ते थे, तो इनके साथ एक इनका सहपाठी था, और तो उसके पिताजी लंगड़ा के चलते थे। एक बार ये हुआ कि वो सहपाठी इनको किसी बात पे चिढ़ा रहा था, तो इनको काफ़ी गुस्सा आया। गुस्से में इन्होंने उसके पिता की जो लंगड़ा के चलने की भंगिमा थी उसकी नकल की और उसे चिढ़ाने के लिए उसकी नकल की। उसके बाद उनका सहपाठी बिल्कुल चुप हो गया, एकदम जैसे निरस्त्र हो गया। फिर वही आँख, अशोक जी कहते थे कि फिर वो जिस तरह से चुप हो गया, जिस तरह से उसने मुझे देखा, वो भी मुझे कभी नहीं भूलता। एक तीसरा किस्सा बिल्कुल हाल का है, जिसमें हाँ, इन सारे किस्सों में दरअसल जो विषय है, अब ऐसा न लगे कि हम विषय से, हो सकता है कि विषय से कुछ अलग बात कर रहे हैं, पर वो मुझे ध्यान है कि हमने जो विषय रखा है कि लेखक को तलाशता जीवन, जीवन को तलाशता लेखक, अशोक सक्सेरिया, वो मेरे ध्यान में है कि वो एक पर उस पर भी बात करेंगे हम। और शायद ये सारी चीज़ें उसमें कुछ सहायक भी हों, जो भी किस्से, जो भी बातें, जो भी अटपटी बातें भी हो रही हों, तो वो शायद उसमें सहायक हों, ऐसा तो लगता है। तीसरा किस्सा जो मैं सुनाने वाला, जो मुझे ध्यान में आ रहा था, हाँ, उसमें भी आँख है। आपको अपने फ्रेम में उस आँख को लाना है, पर वहाँ अशोक सक्सेरिया की आँख है। एक बार क्या हुआ, वो थिएटर रोड क्रॉस कर रहे थे, और ये किस्सा बहुत हाल का है, ये बचपन का नहीं है। ये दो किस्से तो बचपन के थे। ये किस्सा हाल का मतलब 2014 में वो गुजरे, उसके 8-10 साल पहले का है, 2005-10 का होगा। तो एक स्कूटर वाला काफ़ी तेज़ी से आ रहा था, और वो स्कूटर उसका फिसल गया, वो गिर गया, रास्ते पे गिर गया। तो ये उसको उठाने के लिए आगे बढ़े, थोड़ी दूर पे थे, रास्ता ये क्रॉस कर रहे थे, तो उसको उठाने के लिए आगे बढ़े। तब तक वो ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया और उसको डांटने लगा। तो उस व्यक्ति ने, जिसका स्कूटर स्किड कर गया था और अशोक जी उसकी मदद के लिए आगे बढ़े थे, उस व्यक्ति ने वो पुलिस वाले की ओर इशारा किया कि इनके कारण हुआ। अशोक जी को दिखा के उसने कहा कि इनके कारण। उस दिन
उस दिन शाम को मैं उनके यहाँ गया था। मुझे याद है वो इस तरह से परेशान थे और इस घटना को वो इतनी बार सुना रहे थे, बार-बार सुना रहे थे। इस तरह से परेशान थे, वो परेशानी क्या थी? उसके विश्लेषण की भी क्या ज़रूरत है? ये अपने आप ये घटना, ये किस्सा और एक किस्सा है। ये किस्से जो हैं, मैं सिर्फ किस्सों की तरह से नहीं, एक तरह से अपने जो मेरी जो भी समझ है उससे एक अशोक जी के टुकड़े मैंने उनके जो व्यक्तित्व का जो निर्माण है, या जो उनकी जो यात्रा है, उनके होने की जो यात्रा है, उसको समझने की एक कोशिश है। अशोक जी अक्सर ये कहते थे, बच्चों के साथ उनके क्या रिश्ते थे, ये अलग अलग काफ़ी इसी विषय पे काफ़ी ये हो सकता है, पर मुझे अक्सर ये कहा करते थे कि बच्चों से मजाक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका अनुभव मेरा बचपन का बहुत ही ख़राब, इतना भयानक है, वो आज तक भूलता नहीं। और मजाक भी आप करें तो उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये बात वो बहुत बहुत कहा करते थे। इस बात के कहते कहते वो एक किस्सा सुनाते थे। किस्सा ये था, अच्छा, एक बाद में जब उनकी डायरियाँ और बहुत बेतरतीब कागजात हम देख रहे हैं, तो उसमें मुझे एक छोटी सी कविता, और कविता में भी वो एक चित्र, अच्छा, उनकी कविताओं में चित्र बहुत हैं। वो काम जब होगा तो फिर तो इस किस्से से जुड़ी एक कविता, और कविता में वो चित्र मुझे मिला। ये किस्सा उनके बचपन का, मुझे भी सुने हुए समझ 20-22 या 15-20 साल तो हो ही गए, और उनके साथ ये हुए तो 50 साल से ऊपर हो गए होंगे जब उन्होंने ये कविता लिखी होगी। मैं वो कविता भी पढ़ के सुनाऊँगा, वो मुझे आज ही मिल गई इत्तेफाक से। तो किस्सा पहले मैं सुनाता हूँ। इनके यहाँ एक झीमा आती थी खाना पकाने, काफ़ी बचपन में, जब ये 7-8 या 5-7 साल के के थे। तो झीमा से इनका ऐसा एक रिश्ता था, और वो रिश्ता भी था, लगाव भी था। तो इनके बाकी जो सेवक थे इनके घर में, सेवक शब्द के लिए मुझे प्रबोध जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। नौकर, अभी उनकी चिट्ठियाँ मैं पढ़ रहा था, तो वो भी बहुत ही उस पर भी हम आएंगे, प्रबोध जी और अशोक जी के रिश्ते के बारे में। प्रबोध जी अपनी चिट्ठियों में सेवक, अपने लिखे हुए में नौकर के लिए सेवक शब्द लिखते थे, बहुत बहुत सहजता से, वो बहुत सहज रूप से आता था। हम जब, तो बाद में मुझे लगा कि हम लोग जब सेवक कहेंगे तो हो सकता है लगे कि बहुत बन के कह रहा है, पर प्रबोध जी का कारण ये बहुत भरोसा हुआ कि हम भी इसको सहज से इस्तेमाल करें। तो अशोक जी के यहाँ वो जो झीमा थी, आती थी, खाना पकाती थी, सबको खाना खिला के फिर चली जाती थी। अशोक जी बहुत उनके प्रति अनुरक्त थे, बहुत उनका ये था। तो बाकी जो सेवक थे इनके यहाँ, वो इनके घर के भी नाते रिश्तेदार सबको मालूम था कि झीमा से इनका कैसा संबंध है। तो हर कोई उनसे ये मजाक करता था कि आज तो झीमा आएगी नहीं, या अब तो झीमा चली गई, अब नहीं आएगी। और ये कहते ही अशोक जी एकदम बुझ जाया करते थे। फिर कहते थे कि नहीं आएगी आएगी। उनके मन में ये भरोसा, पर लोग इतने उनको मजाक में कहिए या उनको चिढ़ाने के लिए तो कहते थे, इस किस्से को बताते हुए
कि मैं इतना, मुझे आज भी वो मैंने उस वक्त की जो मेरा भाव था, मन की जो हलचल थी, वो मुझे आज भी परेशान करता है उसको सोच के, और वो मुझे आज भी याद आता है। एक बार क्या हुआ कि घर में ये बात हो गई कि झीमा नहीं आएगी, और ये ऐसे मचल गया कि मुझे झीमा को के पास जाना ही है, या तो झीमा को बुलाओ। तो रात को वो कितना, उसका लेवल कितना ये रहा होगा, इसी से आप समझ सकते हैं कि, इसी से हम समझ सकते हैं कि रात को इनको, तब ये देशप्रिय पार्क के पास ये रहते थे। अशोक जी का बचपन तो वहीं देशप्रिय पार्क के पास गुजरा, और ये झीमा शायद मनोहरपुकुर या पद्मपुकुर के आसपास कहीं किसी बस्ती में उनका था। तो रात को 6-7 साल के अशोक जी को झीमा के यहाँ ले जाया गया। उन्होंने रात वहीं गुजारी, और वो रात उनको जीवन भर याद रही। मैं वो झीमा वाली जो कविता कही है, या एक जो चित्र है, जो मुझे अभी इनका ये करते हुए मुझे मिल गई, इनकी कविताओं को देखते हुए, वो मैं पढ़ भी देता हूँ। झीमा का मकान या कमरा, बस्ती मनोहरपुकुर, पतली गली, फिर कमरा, बगल का कमरा, सामने कमरा, बीच में तुलसी चौरा, दादा दूध मुड़ी, बाउल, हंटली पामर्स के बिस्किट, गिरीश दे के संदेश, अमृत दवाखाना, कुत्ता, नकुल ताप्ती, गुलाबी मकान, ईला रेबा। ये ईला रेबा झीमा की बेटियां थीं। नकुल तप्ती, गुलाबी मकान, ईला रेबा, बस यही चित्र है। अब ये तो मुझे वाकई समझ में नहीं आता कि क्या बात की जाए, लेकिन आज मैं अशोक जी के उपन्यास को भी, एक उपन्यास जो अशोक जी लिखने को आजीवन सोचते रहे, और वो उपन्यास उनके साथ काफ़ी चलता रहा, वो भी मैं सुनाऊंगा। उसका सुनाना, उपन्यास सुनाना का मतलब जो अशोक जी ने मुझे बताया। क्या हुआ, एक रात ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि अब तो ये उपन्यास लिखा नहीं जाएगा, तो ये आपको सुना ही देते हैं। फिर वो रात, पूरी रात, अभी शर्मिला बोहरा ने बहुत ही बढ़िया कहा, ये बात करने में अशोक जी की जो निष्ठा शब्द उसने इस्तेमाल किया, बात करने में जो उनकी निष्ठा, और आस्था, और जो एक मजा। पर उसके पहले एक बात अगर हम इसको ढूंढने की कोशिश करें कि अशोक जी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, क्योंकि वो परेशान आदमी भी बहुत थे काफ़ी, क्योंकि उनके मिजाज में एक तरह के परेशान रहने का मिजाज भी था, लेकिन उनकी तो जब उसको इतनी परेशानियों में कैसे वो अपने को संभाल पाए, अपने को संभाले रखा, ये जब ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, तो ये दिखता है कि तभी ये समझ में आता है कि उनकी आखिर अपने को संभाले रखने की सबसे बड़ी ताकत
क्या थी, ये जब सवाल मन में आता है, वो ताकत थी जानने की इच्छा, हर वक्त हर पल जानने की इच्छा। एक नुस्खे के तौर पे भी अगर आप आजमाना चाहें, मैंने इसे अपने अपने जीवन में कई बार एक नुस्खे के तौर पे अपनाया है। जब कुछ कठिन वक्त होता है तो उसमें तभी मुझे अशोक जी की ये बात समझ में भी आई कि उनकी जो ताकत थी जानने की इच्छा। और अच्छा, वो अक्सर ये भी कहा करते थे आखिरी दिनों में, या 2014 में गुजरे 2010-12 से तो अक्सर अब तो जानने की इच्छा भी नहीं होती, अब तो कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती। ये जो उनका कहना था, अब तो कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती, इसका मतलब ये था कि उनकी ताकत ख़त्म हो रही होती। मैंने जानने की इच्छा उन्हें बचा सकती थी, किसी को भी बचा सकती है, लेकिन उससे भी आगे अगर हम सोचें तो ये जानने की इच्छा आती कहाँ से थी? ये जानने की इच्छा प्रेम से आती है, जो उनका मूल, उनका जो उनकी जो धुरी थी ना, वो प्रेम से ही जानने की इच्छा होती है। तो अशोक जी ने ये जो ढाई आखर को इतना साध रखा था, और ये अनवरत साधना की, क्योंकि प्रेम ने ही उनको बचाया। और इतना प्रेम कहाँ से आ सकता है किसी के भीतर? ये तो एक साधना ही है, साधना है। और उसको उन्होंने काफ़ी उसकी प्रेम की साधना की, प्रेम की काफ़ी सेवा शुश्रूषा की उन्होंने अपने उस साधना की। आप देखें तो ये जो हर किसी को वक्त देना, सारे लोगों ने अपने अपने संस्मरणों में, अपनी स्मृति, अपने जो यादों में इस बात का जिक्र ज़रूर किया कि उन्होंने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए ऐसा किया। मुझे हर किसी के लिए, हर कुछ के लिए इतना वक्त देना, प्रेम में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेम को काफ़ी साधा उन्होंने। प्रेम तो बहुत ही, तो मैं अपनी बात में कुछ ढंग से रख भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ में आ रही है बात की, कुछ बात बन नहीं रही है, फिर भी जो बातें मन में हैं वो तो बतानी ही है। अच्छा, एक किस्सा और है बहुत ही ऐसे और ये जो किस्सा है अशोक जी का, शायद एक एक जो बौड़म सा चरित्र है, जो उन्हें बहुत प्रिय भी था। उनकी एक कविता भी मैं अभी पढ़ूंगा, जो बहुत भोला भाला एक बौड़म सा। हमारे यहाँ कांचरापाड़ा में वो एक विवाह के सिलसिले में आए हुए थे, तो उनको सिगरेट पीने की आदत थी। तो जहाँ हॉल से बाहर निकल के रास्ते पे, अच्छा, कांचरापाड़ा उनका इतना आना जाना था कि यहाँ, अब हम तो ये मानते थे कि कांचरापाड़ा को वो अपना दूसरा ही घर मानते हैं। तो हमारे दोस्त परिचित कांचरापाड़ा में उनको जानने वाले बहुत बहुत थे। अब इतने किस्से यार आ रहे हैं ना, मैं कहाँ से शुरू करूँ क्या। जहाँ से वो उनके लिए मैं सिगरेट ले जाता था, तो उस जगह को आके उस दुकान वाले से वो मिलते थे, बात करते थे। वो दुकान वाला अक्सर उनके बारे में पूछता था। उनके गुजरने के बाद मैंने उसको बताया तो वो, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे कंधे पे हाथ रख के उसने रोना शुरू किया। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कांचरापाड़ा में उनको जानने वाले बहुत बहुत लोग थे, मतलब, और उनसे जानने वाले मतलब उनसे मिलने जुलने वाले बहुत लोग थे। तो उस विवाह
जहाँ हो रहा था उससे बाहर निकल के वो सिगरेट पीने आ गए, अकेले ही एक किनारे में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। उतने में उसी आयोजन, उस विवाह आयोजन में, विवाह के कार्यक्रम में ही शामिल होने एक युवक साइकिल से आया और उसने बाहर अशोक जी को एक किनारे खड़े देखा, तो कहा कि आप मेरी साइकिल ज़रा देखते रहिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। थोड़ी देर में ऊपर जो हम लोग बैठे थे तो सब लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि अशोक जी कहाँ गए। तो ढूंढते ढूंढते हम सब लोग नीचे आए, 2-3 लोग नीचे आए तो देखा अशोक जी नीचे खड़े हैं। तो हमने कहा कि क्या बात है, आप चलिए। कहा कि नहीं ये अच्छा, ये साइकिल देखने के लिए एक लड़के ने मुझे कहा है, तो वो आ जाए तब चलते हैं। तो मैंने कहा कि आप कितनी देर से, तो उसने कहा था 5 मिनट हो गए, तो 20-25 मिनट तो हो ही गए। तो हमारे साथी जो थे उन्होंने ये किया कि अच्छा मैं पता करता हूँ कि ये साइकिल किसकी है, आप चलिए। तो वो तब तक नहीं गए कि दूसरे ने कितना भी भरोसा दिया कि हम लोग साइकिल की रखवाली करते हैं, आप तो चलिए। फिर क्या हुआ कि उस लड़के को ढूंढा गया कि ये साइकिल किसकी है, साइकिल किसकी है। फिर अच्छा पता चला कि अमुक की है, तो जाके तो तब तक वो नहीं गए जब तक वो लड़का खुद वहाँ नहीं आया। कि क्योंकि अशोक जी को अकेले में उसने साइकिल देखने का जिम्मा दे रखा था, तो अशोक जी भी खुद उसकी साइकिल उसी को सुपुर्द करना चाह रहे थे। तो अब किस्सों का ही सिलसिला है, तो पहले किस्से ही सुना देते हैं, फिर उनका उपन्यास सुनाएंगे। और एक किस्सा तो प्रबोध कुमार, अशोक जी, श्रीकांत वर्मा, ये जो रमेश गोस्वामी, तब प्रयाग जी भी शायद इस किस्से में थे या नहीं मुझे याद नहीं, पर प्रबोध जी और अशोक जी तो इसमें काफ़ी। श्रीकांत वर्मा ने एक स्कूटर खरीदा। ये एक बहुत चुहल का किस्सा है, बहुत ही एक। तो स्कूटर खरीदा और अपने किसी परिचित को कहा कि वो ज़रा स्कूटर सिखा दे। तो 2-3 दिन वक्त देने के बाद उनसे कुछ सध नहीं रहा था स्कूटर में। तो फिर ये पूरा मामला अशोक जी और प्रबोध जी ये लोग देख रहे थे। तो एक विज्ञापन तैयार किया गया और वो प्रबोध जी ने किया, और एकदम वाकई ये अखबार में छपने के लिए दिया गया था। मतलब छपने को अब जाता ही, लेकिन फिर वो विज्ञापन ये था, उसमें श्रीकांत जी का पता दिया हुआ था और ये कि स्कूटर के लिए ड्राइवर चाहिए। तो ये किस्सा, तो इस किस्से का ही असर ये है कि अपने यहाँ कांचरापाड़ा में मुझे खुद स्कूटर और मोटरसाइकिल तो मुझे चलाना आता नहीं। तो हमारे कई सारे साथी हैं, तो उनको मैं कहता हूँ कि मोटरसाइकिल चाहिए ड्राइवर के साथ। तो कहाँ से कहाँ की क्या यात्रा होती है, किस्सों की भी, और किस्सों से भी क्या ये होता है। हाँ, अब तो हम थोड़े से विषय पे आना चाहेंगे कि ये बात सब लोग जानते हैं कि अशोक जी की दिलचस्पी इतने सारे विषयों में थी, साहित्य, राजनीति,
दिलचस्पी शब्द अच्छा नहीं है, उनका लगाव, उनका उनका प्रेम, मैंने हर, लेकिन गानों की, गीत संगीत की तो उनकी अद्भुत ये थी। गानों के बारे में भी एक ये बताता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी इसलिए भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बड़ी विरल भी लगती हैं खुद मुझे सोच के कि उनके यहाँ कोई म्यूज़िक सिस्टम तो था नहीं, ट्रांजिस्टर भी नहीं था जिसमें वो गाने सुन सके, पर गानों की इतनी उनको जानकारी थी, गीतों की, और बांग्ला, हिंदी, सब सब उनको उसके इतने डिटेल भी सब मालूम थे। हमारे साथ उनका एक रिश्ता ये भी था कि रात रात भर हम उन्हें हमें गीत सुनाते थे, लेकिन फ़ोन पे। और वो अक्सर रात को कभी 11 साढ़े 11 के बाद वो फ़ोन करते थे कि अमुक, तब ये इसका पहले तो इसमें वो क्या टेप रिकॉर्डर कहते हैं ना, टेप रिकॉर्डर में, बाद में सीडी प्लेयर, और इसमें, और उसके भी बाद जब गूगल और इसका समय आ गया तो रात को 11 साढ़े 11 12 में फ़ोन करते थे अक्सर, और कहते थे कि अमुक गाना सुना दीजिए ज़रा। और उनके प्रिय गानों की भी एक सूची बनाई जा सकती है, जो कभी तो मैं वो गाना चला देता था। फिर कभी तो इस तरह से 1-2 घंटे गाना सुनने के बाद फिर बातचीत होती थी। तो मुझे इस घटना में एक ये बहुत ये लगा कि फ़ोन पे लोग मैंने फ़ोन पे कोई गाना सुनाया जाता हो इतना 2-2 घंटे, और वो भी फ़ोन पे, मैंने खुद गा के नहीं। जैसे मान लीजिए वो एक म्यूज़िक सिस्टम चल रहा है, उसके आगे फ़ोन को रख दिया, और ये भी एक अद्भुत और विरल सी घटना मुझे खुद में भी लगती है। हालांकि मैं तो इसका एक हिस्सा भी रहा, और बहुत लंबे समय उसमें तो मज़ा आता था तब तो। बाद में सोचता हूँ तो लगता है कि जैसे एक तो कल ही इनसे बात हो रही थी राजुला से, तो राजुला ने कहा कि उनकी जो सिगरेट जलाने की भंगिमा थी वो भी तो एक दुर्लभ, वो तो शायद दुनिया में उस भंगिमा में कोई सिगरेट जला भी नहीं सकता, जलाता भी नहीं होगा। तो खैर ये तो एक, अब हम उनका उपन्यास सुनाते हैं। उपन्यास सुनाने के पहले ये बताएं कि इतनी जगहों पे जिनकी यात्रा थी, संगीत, साहित्य, पत्रकारिता उनका बहुत ही इसका विषय था, बहुत पैनी निगाह रखते थे पत्रकारिता, क्या हो रहा है, राजनीति। लेकिन सबके एक मूल में वो एक लेखक थे। लेखक होने को वो एक बहुत बड़ा कर्म मानते थे, ये भी नहीं कह सकते कि जैसे लेखक के लिए सब कुछ क्षम्य है। हाँ, उनका ये भी ये लेखक, पर उनके लेखक होने का एक बहुत ही, जैसे वो अभी मुझे ये याद आ रहा है कि निर्मल वर्मा ने इनकी हुसैन की आत्मकथा की भूमिका में एक इसका जिक्र किया था। कोई रूसी अमेरिकी लेखक उपन्यासकार थे, नाबोकोव, उनका एक प्रसंग उन्होंने लिखा है कि वो ये मानते थे कि
उन्होंने एक एक महान लेखक या बड़े लेखक, बड़े कलाकार का एक लक्षण ये बताया था कि कोई 9वीं मंजिल से गिर रहा हो और अचानक दूसरी मंजिल पे उसको ये दिखे कि अमुक दुकान का जो बोर्ड है उसमें हिज्जे की गलती है, उसकी या उसका हिज्जे गलत लिखा हुआ है। तो अशोक, ये जो परत है, देखते हुए को भी देखना या हर हाल में अपने देखने को बचाए रखना, ये अशोक जी का अच्छा, कई परतों में देखना, अपने देखने को बचाए रखना, ये कोई उससे भी उस देखने को भी देखना, ये तो अशोक जी ने बहुत ही साधा। लेखक इसलिए किसी से भी बात होती, किसी से भी वो मिलते तो उसे ये जो लिखने को कहना, कुछ भी लिखने को कहना, ये उसके भीतर की जो उसके भीतर के लेखक को देख पाना या उसको प्रस्फुटित करना की भी कोशिश अशोक जी ने काफ़ी की, लेकिन वो खुद भी पूरे जीवन अपने भीतर एक लेखक को ही तलाशते रहे और उनके जीवन का एक केंद्रीय या धुरी अपने लेखक को बचाए रखना। सब कुछ, जैसे लेखक होना उनके लिए जैसे ईश्वर होना था। ईश्वर इस अर्थ में कि जिसकी निगाह से कुछ भी छूटे नहीं, जिसकी निगाह से कुछ भी ओझल नहीं, ईश्वर उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। लेकिन साथ साथ उनका लेखक या लेखक के जो मूल्य थे, या वो जो मानते थे कि लेखक के जो मूल्य होने चाहिए, जरूरी नहीं वो हर किसी से ये उम्मीद भी, फिर ये भी वो मानते थे कि लेखन और लेखक के जीवन को बहुत उसके जीवन या उसका जो व्यक्ति लेखक है उससे उसके लेखन को जोड़ के देखना बहुत मतलब उससे उसके रिश्ते बहुत बेमानी है। वो लेखन बिल्कुल ही अलग है, व्यक्ति, लेकिन खुद वो इसके लिए खुद वो अपने लिए ये मानते थे कि या नहीं, मैं बात अपनी कह नहीं पाया, ये कि पर ठीक है, कभी बात बन जाए तो इस बात को फिर कभी कही जाएगी। तो अब अपनी बात उनके उपन्यास के ही मार्फत मैं कहता हूँ। उनका उपन्यास भी एक लेखक की तलाश है। अच्छा, उसके पहले एक ये बता दें, इस उपन्यास का जिक्र
सामयिक वार्ता, जब अशोक जी के गुजरने के बाद सामयिक वार्ता में जवाहर जी ने इस उपन्यास का भी जिक्र किया है। पर वो बहुत हुआ ये कि अशोक जी के गुजरने के बाद एक दिन जवाहर जी से मैंने इसका जिक्र किया था कि अशोक जी एक उपन्यास लिखने को सोचते थे, और उपन्यास का ऐसा ये एक खाका उन्होंने मुझे सुनाया था। तो वार्ता में जवाहर जी ने बहुत छोटे में उसका एक ये बहुत ही संक्षिप्त में, जो कि कुछ उससे बिल्कुल उल्टा ही हो गया है जो जो उनका खाका था। बात ये थी कि उनका जो उपन्यास होना था उसमें एक नवयुवक, एक युवक लाइब्रेरी में जाता है, तो वहाँ एक अधेड़ से व्यक्ति को देखता है कि वो अक्सर वहाँ बैठा रहता है और खूब किताबें पढ़ता है। लाइब्रेरी आते जाते उस व्यक्ति से उस युवक की एक तरह की घनिष्ठता होती है। बाहर वो खूब इसे चाय पिलाता है, वो व्यक्ति इस युवक को चाय पिलाता है, बहुत बातें करते हैं, बहुत सारी किताबों के बारे में बात होती है, और फिर ये लाइब्रेरी से विदा होते हैं। एक दिन वो अपने एक कमरे के मकान में इसे ले भी जाता है। उसके बाद उसके यहाँ मैंने उस अधेड़ व्यक्ति के यहाँ इस युवक का आना जाना शुरू होता है। लेकिन ये जो युवक था वो उसे उस व्यक्ति के चलने फिरने से इसके मन में एक हमेशा ये शंका होती कि कहीं ये बस के नीचे ना आ जाएं, कहीं ये बस के नीचे ना आ जाएं। और वो युवक अक्सर जब अखबार में किसी बस दुर्घटना में किसी की मृत्यु की खबर पढ़ता तो उसे जरूर पूरा पढ़ता, और इसी आशंका में वो काफ़ी माने ये वो एक ऑब्सेशन सा हो गया। हमेशा वो ये सोचता कि कहीं वो किसी बस के नीचे तो नहीं आ गए, कहीं किसी बस के नीचे तो नहीं आ गए। वो जो लाइब्रेरी में जो जिस अधेड़ से उनकी इसकी मित्रता हुई और जिनके यहाँ आना जाना शुरू हुआ इस युवक का, इसमें बहुत सारे डिटेल होने थे, बहुत सारे डिटेल होते भी अगर ये उपन्यास होता तो। एक दिन अखबार में खबर छपती है कि वो एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में गुजर गया, और ये वही व्यक्ति होता है। युवक उनके यहाँ जाता है, पता चलता है कि हाँ ये घटना तो हो गई। फिर उनके कुछ रिश्तेदार या कुछ ऐसा, मुझे भी उस तरह से याद नहीं, रिश्तेदार, क्योंकि परिवार में कोई नहीं है, क्योंकि वो उसके यहाँ जाता है तो एक कमरे का उनका मकान है जहाँ वो रहते हैं। तो कुछ यूँ सिलसिला हुआ होगा कि जो अलमारी और कुछ बक्से में बहुत सी पांडुलिपि इस नवयुवक को मिलती है, और फिर वो उसे पढ़ना शुरू करता है। और ये पढ़ते पढ़ते उसको समझ में आता है कि यही तो असली लेखक था। तो ये जो एक उनका उपन्यास जो है, उनकी कहानियों में भी आप जो एक लेखक की तलाश या एक लेखन, कहानियों में भी आप एक लेखक
को की तलाश को, अब खुद के लेखक की तलाश जो है अशोक जी की, उनकी कहानियों में भी कहीं लेखक की राइजिंग टू द ओकेजन में भी शायद में भी एक लेखक को ही हम देखते हैं। तो फिर ये नौयुवक अपने कई दोस्तों और कई साथियों से इसका जिक्र करता है और उनकी उस सज्जन की किताब जो है की रचनाएं छापने की एक ये कई दोस्त साथी मिल योजना बनाते हैं। ये था उपन्यास। उसमें वो सुनाते हुए अशोक जी के 2-3 ये शब्द मुझे आज भी याद आते हैं, जैसे कोई असली लेखक, कोई असली लेखक। तो ये जो खुद को, अब उनके जीवन को भी आप, अच्छा बहुत इत्तेफाक की बात है, बहुत ही संयोग से अशोक जी के बारे में मेरे मन में हमेशा ये शंका होती थी। अक्सर मैं सोचा करता था कि ये कहीं, क्योंकि वो इस तरह रास्ते पार करते थे, कभी हम लोगों को भरोसा नहीं होता था कि क्या होगा। जब भी उनके बारे में कभी ख्याल आता कि रास्ता पार कर रहे होंगे तो अक्सर हम सोचते थे कि उन्हें कहीं कुछ, तो ये तो एक संयोग है कि नहीं, इस संयोग का जिक्र भी यह है कि आप उस जो पात्र है, जो उनके उपन्यास का जो पात्र जिसे होना था, उसका जो आपके दिमाग में चित्र आ रहा है वो कहीं अशोक जी से तो मिल रहा है। मैंने अशोक जी का के भी का चित्र जिन्हें ध्यान में हो या जो ध्यान में आए, तो वो शायद वही है। मैं बिल्कुल अपनी बात जिस तरह से मैंने सोचा था कि मैं कह सकता हूँ या मुझे कहना था, बिल्कुल नहीं कह पा रहा हूँ। फिर कभी कोशिश होगी, किसी और रूप में कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन एक किस्सा सुना के अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। किस्सा ये है कि 24 नवंबर 2014 24 नवंबर की रात 2014 की शाम मैं उनके यहाँ गया था। 25 को उन्हें हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए उन्हें जाना था। तो 9 साढ़े 9 बज गया। तो फिर मैं उनसे विदा लेके बाहर घर आने के लिए, तब वो एकदम बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हुए थे। और मैं जब विदा हो रहा था तो मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं अब चलता हूँ अशोक जी। उन्होंने कहा कि बत्ती बुझा दीजिएगा। मैंने बत्ती बुझा दी। मैं बाहर निकल गया, उनके कमरे से बाहर निकला। फिर मुझे क्या सूझा, उनका जो चेहरे पे का जो भाव था वो मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो क्या सूझा, मैं फिर वापस कदम से बहुत धीरे से दुबके से पास के कमरे में, जहाँ बालेश्वर जी, सुशीला जी, रविंद्र, अवनिंद्र ये लोग थे, तो एकदम दुबक के मैं उनके कमरे में गया। अंधेरा था। मैंने रविंद्र को कहा कि एक 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 गाना लगाओ। उसके पास एक छोटा सा एम्पलीफायर था, उसमें वो गीत था
जगजीत कौर का, जो अक्सर अशोक जी अक्सर सुनना चाहते थे। तुम अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो। ये गीत बहुत अतिरंजित तो बिल्कुल नहीं, सैकड़ों तो नहीं, कई दर्जन बार उन्होंने फ़ोन मैंने कई बार कहा कि वो गीत सुना दीजिए मुझे, और मैं फ़ोन पे वैसे ही हम उनको सुना दिया करते थे। वो गीत जब चलने लगा तो चलने के पहले जो छोटा सा स्पीकर था या छोटा जो एम्पलीफायर था, उसको उनके बिस्तर के नीचे अंधेरे में लाके रविंद्र ने रखा और वो गीत बजाना उसने शुरू किया। अशोक जी के लिए मैं अशोक जी से विदा होके मैं चला गया था। गीत बजना जैसे ही शुरू हुआ, तो वो उनकी आवाज़, वो आवाज़ भूलती नहीं मुझे, और शायद कभी भूले भी नहीं। उन्होंने कहा, संजय जी बस। हम और बात करेंगे, बहुत और बातें करेंगे, बार बार बातें करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कभी तो बात बन ही जाएगी, आज तो बनी नहीं। धन्यवाद।